नमस्कार दोस्तों। आज 8 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं, है ना। तो आज के द हिंदू में जो सबसे पहली न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट इन ए मेजोरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड द ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मामले ऐसे खुलते हैं जिनके बारे में अब बहस शुरू होगी या अब विवाद शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से विवाद। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3-2 से ये दिया गया है मामला। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। ठीक है। इससे बड़ा बेंच भी नहीं बनेगा। दूसरी बात, यदि ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि 50% सीलिंग ऐसा पवित्र मतलब मानक नहीं है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो हमने इंदिरा साहनी केस में दिया था कि 50% किसी भी कीमत पे आरक्षण को इसके अंदर रखना है ना। तो इसमें कहा गया कि 50% ऐसा कोई पवित्र रेखा नहीं है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो उसके ऊपर भी आरक्षण दिया जाएगा और 10% ईडब्ल्यूएस को सही माना है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को सही माना है। 103 जो है उस संविधान संशोधन अधिनियम को सही माना है। तो आपको यह देखना है अब जो विवाद शुरू होगा वो ये शुरू होगा कि ओबीसी के द्वारा मांगा जाएगा कि हमारे जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में हमें रिजर्वेशन देना होगा। ठीक है। साथ ही साथ कई जातियां, है ना, कई जातियां जो हैं वो इसमें शामिल होना चाहेंगी, है ना। अब ये मामला बढ़ेगा। अब ये फिर से पॉलिटिकल हो जाएगा और पॉलिटिकल होने के बाद यह फिर से वोट बैंक की राजनीति का मामला बन जाएगा। तो इससे कई तरीके के विवाद उत्पन्न होंगे अभी, जिनको आपको समझना है। तो आपको अभी क्या समझना है, आपको मैंने समझा दिया कि ओबीसी जातियां क्या कहेंगी कि जब 50% का जो सीलिंग है वो है ही नहीं, तो हमें अपने जो हमारा पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन दो। कई सारी ऐसी जातियां होंगी जो कहेंगी कि हम ओबीसी हैं, हम अदर बैकवर्ड में, देखो हमारे शिक्षा का स्तर कम है, हमारे आर्थिक स्तर कम है, तो हम हैं अदर बैकवर्ड कास्ट में, है ना। सामाजिक स्तर हमारा बहुत ऊंचा नहीं है तो हम शामिल होना चाहेंगे। जैसे अभी देखो कि एससी एसटी की लिस्ट बहुत सारी जातियों को शामिल किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल मामला बन जाएगा। तो यह एक लंबा विवादित मुद्दा रहने वाला है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मोहर लगा दी है और अब यह विवादी वाला मुद्दा होगा। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण दिया गया है तो विभिन्न जातियों को या विभिन्न आरक्षण लेने वालों को जो आयु में छूट दी जाती थी उसमें छूट दी जाएगी कि नहीं। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती थी, है ना। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। तो अब ये छूट मिलेगी कि नहीं इसको, ये भी एक विवाद का विषय होगा। इस पर कई वाद दायर किए जाएंगे, है ना। तो ये कुल मिला के ये मुद्दे हैं जिनमें बहस अभी शुरू होगी, है ना। ईडब्ल्यूएस ने विवाद सुलझाया नहीं है, अब इसे और उलझा दिया है। उसके बाद है एससी इक्विट्स 3 फेसिंग डेथ फॉर रेप। ये मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हम आलोचना करते हैं या इसके खिलाफ हमें जो कदम उठाने चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, धरना करना चाहिए, जो भी कदम हम उठा सकते हैं या जिस तरीके भी से कर सकते हैं करना चाहिए। क्योंकि जब निचली अदालत और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी, डेथ सेंटेंस बरकरार रखी थी, सेंटेंस टू डेथ बरकरार रखी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बरी करने की बात करी। ये कहीं से समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं कर सकते। ठीक है, भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं करो तो सुप्रीम कोर्ट या जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनका यह दायित्व बनता था कि वह कार्य करें और सबूत जुटाएं।
पर उन्होंने नहीं किया, या उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे करना चाहिए था। तो जो हमारी जनता, जो आम जनता है, जो न्यायालय पे भरोसा करती है, क्या न्यायालय या इनकी प्रक्रियाओं पर भरोसा कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा आम जनता कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया यूपी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसे भी देखना है ना, कि हमारी जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो कितनी निश्चित करती है न्याय को कितना निश्चित करती है जो न्यायिक प्रक्रिया है। इससे 99% सहमत होंगे कि वो निश्चित नहीं करती उस रूप में जिस रूप में करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है व्यवहारिक क्या कारण है? तो जो हमारे प्रशासन है ना, जो पुलिस प्रशासन है, उसके लिए हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें सभी एक तरीके से एक ऐसे मतलब चीज़ों को लाया जाए जिसमें कम से कम संभावना हो कि सबूत को नष्ट कर दिया गया हो, या गवाहों को पलट दिया गया हो, गवाहों की सुरक्षा की बात की जाएगी। इस तरीके से हम न्यायिक व्यवस्था या न्याय प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो है पॉक्सो एक्ट पर है ना। पॉक्सो एक्ट फोर्सेस आदिवासी इन नीलगिरीज इनटू कन्फ्लिक्ट विथ लॉ से एक्टिविस्ट, है ना। कन्नन नेम चेंज है अब विथ 17 यूनिट सुमित नेम। यहाँ पे क्या होता है, आदिवासियों में एक चीज़ बताता हूँ। आदिवासियों में क्या होता है कि एक जो एज होती है वो शादी करने की 18 से कम में हो जाती है। ठीक है, 18 से कम में शादी हो जाती है। अब इनकी शादी हो गई, इनका बच्चा हो गया। अब हम क्या कहते हैं, संस्थागत प्रसव कराओ। सरकार कहती है संस्थागत प्रसव कराओ, इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना। बेनिफिट मिलेगा इनसे। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रसव कराने आते हैं आदिवासी, तो फिर पता चलता है इनकी एज ही नहीं है, तो फिर क्या कर देते हैं, पॉक्सो लगा देते हैं उसमें ऊपर। तो जो व्यक्ति जिस कानून को जानता ही नहीं हो, यदि उस कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, तो फिर क्या होगा, अगले बार से संस्थागत प्रसव के लिए कोई नहीं आएगा, है ना। या तो उन्हें जागरूक करिए कि यह जो एज है 18 से कम की, यह शादी करने योग्य नहीं है। दूसरी बात, उन्हें शिक्षित करिए, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराइए, और धीरे धीरे उन्हें बाहर लाइए। इस प्रकार से यदि वो कहेंगे, उसमें पॉक्सो एक्ट में अंदर कर देंगे या इस तरीके की चीज़ें कर देंगे, तो वो सीधे सीधे क्या होगा कि वो आपकी बात मानने को राजी नहीं होगी। साथ ही साथ असामाजिक तत्व इनका फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे, और इन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा ये एक तरीके से नासूर बन जाएंगे उस क्षेत्र के लिए, उस कम्युनिटी मतलब उस सरकार के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए ये नासूर बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद है इकोनॉमिक्स एक्सक्लूजन, है ना। इकोनॉमिक्स यूज ऑफ सोल इनकम क्राइटेरिया फॉर कोटा इज क्वेश्चनेबल, है ना। सिर्फ इनकम क्राइटेरिया जो है वो क्वेश्चनेबल, बट इट शुड बी मेड वर्क इन ए नॉक्स एक्सक्लूजनरी वे, है ना। तो सिर्फ आर्थिक आधार क्वेश्चनेबल बनाता है ना। लेकिन यहाँ पे हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्थिक आधार यहाँ पे किसी जाति का उल्लेख नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पे आरक्षण नहीं ले रहा है तो वह इसके तहत आरक्षण ले सकता है, ईडब्ल्यूएस के तहत, है ना। इसका मतलब है उसे किसी भी क्षेत्र में एससी, एसटी या ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उसे कहाँ आरक्षण मिल सकता है, तो ईडब्ल्यूएस में, है ना। तो इसी पे बात की गई है, पूरा इसी पे बात की गई है कि क्या इंदिरा सोहानी में हुआ था, किस तरीके क्राइटेरिया किए गए थे, तो इसी पे बात की गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद जो है द फ्रंट लाइन ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ द लाइफ, है ना। ये है
एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, दरअसल क्या है कि आप देखिए कि कोई भी जच्चा या बच्चा, जच्चा बच्चा या बच्चा जो 1000 दिन तक उसे उचित न्यूट्रिशनल भोजन नहीं दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फर्स्ट 100 डेज ऑफ लाइफ, मतलब 1000 डे ऑफ लाइफ। पहले 1000 दिनों में किसी भी बच्चे का 80% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, मतलब 3 साल में, है ना। 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, लगभग 11-12, मतलब जो 1100-1200 दिन में उसका पूरा मस्तिष्क का विकास 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो हम जानते हैं कि ब्रेन जो है हमारे ब्लड का 20% हिस्सा, या हमारे एनर्जी का, इसको ऐसे कहें, 20% हिस्सा खर्च करता है। ठीक है, इसको हटा भी दें तो एनर्जी का 20% हिस्सा कौन खर्चा है? ब्रेन। तो 20% हिस्सा खर्च करने के लिए उसे एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो बच्चों के ग्रोथ के लिए एनर्जी देने की बात, उसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम मॉल न्यूट्रिशन को कम कर सकें, या इसके फर्स्ट 100 डेज के लिए क्या क्या मतलब हमारे पास उपाय हैं और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की बात। मैंने एक दिन बताया था कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का आशय भोजन की उपलब्धता, पहले ध्यान देना आपको, भोजन की उपलब्धता, आसान पहुंच, और सक्षम पहुंच भी कह सकते हैं इसको, है ना। दो चीज़ें, भोजन उपलब्ध होना चाहिए, मतलब बाजार में ये उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ तक कोई भी आसानी से पहुँच सके ये भी उपलब्ध होना चाहिए, और सक्षम पहुँच होना चाहिए, मतलब हम खरीदने में सक्षम हो सकें ये भी होना चाहिए। इसी को फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के नाम से हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अनाज तो उपलब्ध है और हम उस बाजार तक पहुंच भी सकते हैं, लेकिन हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे खरीदेंगे? खरीद नहीं सकते, है ना। तो भोजन की उपलब्धता भी होनी चाहिए, आसान पहुंच भी होनी चाहिए, और सक्षम पहुंच भी होनी चाहिए। ये तीनों मिला के खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, और यह सभी तक, सभी के लिए होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग पहुंच गए कुछ लोग सक्षम है, सभी के लिए होनी चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा, अब G20 का मतलब G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, अध्यक्षता मिली है, और इंडिया के क्या रोल होंगे इसी पे बात करी गई है इसमें। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, है ना। Who facilitated deal between Russia and Ukraine? How has it helped global food chain supply? Did it role in reducing inflation, food grain price? What would be? अब आपको यह देखना है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में एक फूड ग्रेन को लेकर समझौता हुआ है, यह क्या है, और क्या यह ग्लोबल फूड चेन सप्लाई को मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, और इससे क्या इन्फ्लेशन कम होगा, फूड ग्रेन के प्राइसेस कम होंगे। आप भारत में रहते हो तो आपको शायद नहीं पता कि विश्व में 80 रुपये किलो चावल का कोई भी प्रकार चावल की कीमत है, ये किसी भी प्रकार की मिनिमम प्राइस है 80 रुपये किलो। अब समझो कि महंगाई दर क्या है, $1 पर केजी। तो पूरे विश्व में ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, इसी पे बात की गई है। इसे आप
पूरे अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ठीक है। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों के साथ। और एक चीज़ और भी कहूँगा, यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट में बताएं कि और क्या हम करें ताकि आपको और फ़ायदा हो, ठीक है। धन्यवाद।